हेलो, आई एम विशु बर्मन। आप मेरे साथ देख रहे हैं यूपीएससी इकोनॉमी सिंप्लीफाइड सीरीज़ का लेक्चर नंबर 15। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में इन डिटेल में। ठीक है, आज हम कवर करेंगे इन्फ्लेशन को, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति, और हम इसमें कवर करेंगे इन्फ्लेशन किसे कहते हैं और व्हाट इज वाई इज़ इम्पोर्टेंट, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, टाइप्स क्या है, इफेक्ट क्या है और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आराम से इस लेक्चर को कवर करेंगे। और प्लीज़ आपको मेरा यदि कंटेंट पसंद आ रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, क्योंकि मेरी तरफ से ये कोशिश रहती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो आपके काफ़ी यूज़फुल हो, प्री में भी यूज़ आए और मेंस में भी यूज़ आए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ें बुक से रटी रटाई नहीं पढ़ाऊँगा, समझा के पढ़ाऊँगा। प्यार से समझेंगे, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्री और मेंस के लिए। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक न्यूज़ देना चाह रहा हूँ, जल्दी हम इकोनॉमी के जो करंट से रिलेटेड टॉपिक हैं उस पर वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, और स्टैटिक आप यहाँ से कवर कीजिएगा। ठीक है, चलिए। इन्फ्लेशन होता क्या है, ठीक है, थोड़ा सा हम देखें तो एक सिचुएशन आती है। आपने देखा होगा कि एक सिचुएशन आती है, वो सिचुएशन कैसे आ रही है। देखो कि आप मान के चलो ये एक ईयर है, ये पूरा एक ईयर का फेस है जिसको हम बोल रहे हैं 2025। क्या ये 2025 है, मान के चलिए। ठीक है, इसमें एक सिचुएशन क्रिएट हो गई। उस सिचुएशन में क्या क्रिएट हुआ है कि जो भी हमारी गुड्स है, गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसमें एक मतलब डिफाइन जो टाइम पीरियड है, जो डिफाइन टाइम पीरियड है, ठीक है, उनका जो प्राइस है उस डिफाइन टाइम पीरियड में जो प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो नॉर्मल प्राइस से, ठीक है, वो प्राइस जो है वो नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, और ये एक टाइम पीरियड में ही हो रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। ठीक है, और ये गुड एंड सर्विस मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हैं, ठीक है, उनका एक डिफाइंड टाइम पीरियड में यदि प्राइस जो है नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा हो रहा है उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ आपका, देखते हैं, देखें कैसे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ये टाइम पीरियड है, क्या चल रहा है, मंथ चल रहा है आपका सितंबर, ये सितंबर है, ये जनवरी है, और ये टाइम पीरियड चल रहा है आपको 2025, हमने मान के चला। ठीक है, अब मान लो मैक्सिमम, मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, का जो प्राइस था वो था जनवरी के मंथ में आपका, मान के चलो, कुछ भी मान के चलो, मैं मान के चलता हूँ 1000 रुपये, है ना, 1000 रुपीज़। ठीक है, वो ही चीज़ आपके जो मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विस का प्राइस है जो जनवरी में 1000 रुपये था, ये अप्रैल में कितना हो गया, ये अप्रैल में हो गया आपका, ये सेम चीज़ का अप्रैल में प्राइस हो गया आपका 1500 रुपये। ठीक है, अब यही प्राइस आपके जुलाई मंथ में कितना हो गया, 2000 रुपये, 2000 रुपीज़ हो गया। ठीक है, या मान के चलो थोड़ा सा बढ़ा दे दें, 3000 रुपये हो गए। ठीक, अब आपका आया ये अगस्त। ठीक है, अगस्त में ये प्राइस जो है आपका हो गया 3200 रुपये, और सितंबर के मंथ की एंडिंग तक आने तक ये प्राइस जो है वो हो गया आपका 4000 रुपये। अब आप यहाँ खुद ही देखें, मैंने क्या बोला था डेफिनेशन में, मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस हैं वो यदि नॉर्मल प्राइस से
कितना नॉर्मल प्राइस से बैक टू बैक बढ़ रहे हैं एक टाइम पीरियड में, एक डिफाइंड टाइम पीरियड में, तो उसको बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। ठीक है, ये नॉर्मल प्राइस तो नहीं हो सकते। माना भाई हमारा नॉर्मल प्राइस हमने माना था भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम गुड्स सर्विसेज का नॉर्मल प्राइस है वो मान लिया हमने 500 रुपये, बट 500 रुपये से ज़्यादा तो जनवरी में 500 रुपये बढ़ गए। नॉर्मल प्राइस तो 500 रुपये रखने थे, लेकिन हमने जनवरी में हमने 5,000 रुपये बढ़ा दिए, फिर इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, ये कितना ज़्यादा हो गया नॉर्मल से। ठीक है, और हुआ है 2025 के ईयर के अंडर ही। ठीक है, 2025 में ही रेट बढ़े हैं और बैक टू बैक बढ़ते जा रहे हैं, नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ये सिचुएशन क्या क्रिएट कर रही है? इन्फ्लेशन क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये हमारी इसकी डेफिनेशन कवर हो गई कि इन्फ्लेशन किसको कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट भी देखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन को एक और तरह से हम बोल सकते हैं, एक और डेफिनेशन मैं आपको दे सकता हूँ। इन्फ्लेशन वो है, इन्फ्लेशन हम ये तो समझ गए कि ऐसी डेफिनेशन हम समझ गए। एक और डेफिनेशन बोलता हूँ जो इकोनॉमिस्ट किन्स थे ना, किन्स के अकॉर्डिंग, किन्स ने क्या बोला इन्फ्लेशन के बारे में, हम वो देख रहे हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल इन्फ्लेशन की डेफिनेशन हो गई। किन्स इकोनॉमिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी थी, हम उस बारे में अब बात कर रहे हैं। ठीक है, देखें, ये बोलता है कि इन्फ्लेशन जो है वो ये है कि भाई गुड एंड सर्विसेज जो है, यदि उनकी डिमांड, जो गुड एंड सर्विसेज को जो डिमांड है, उनकी डिमांड, जो गुड एंड सर्विसेज है उनकी डिमांड और सप्लाई में जो डिफरेंस है, ठीक है, उनका रिजल्ट ही क्या कहला रहा है? इन्फ्लेशन कहला रहा है। उनका रिजल्ट ही क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, कैसे? देखो भाई, किन्स, इकोनॉमिस्ट किन्स ने बोला था कि गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, ठीक है, वो उनकी जो डिमांड है और उनकी जो सप्लाई है, उनका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस का चिन्ह है, ये जो है ये डिफरेंस का चिन्ह होता है। ठीक है, ध्यान रखना, उनका जो डिफरेंस है, उनका डिफरेंस जो है वो ही रिज़ल्ट जो दे रहा है, जो रिज़ल्ट आ रहा है उनके डिफरेंस से, वो इन्फ्लेशन कहलाता है। सिंपल वे में समझाता हूँ कैसे, इसको छोड़ देते हैं, एक मिनट। देखो, अब सिंपल सी चीज़ है, इसको मैं कैसे समझा रहा हूँ वो समझते हैं। मान लो सप्लाई कम है बट डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा, नहीं होगा? ठीक है, मतलब कहने का ये है, एक और तरह से समझाता हूँ। मान लीजिए हम पार्ले जी वाले बिस्कुट को ही लेते हैं कि एक पार्ले जी हमारा ये बिस्किट है, पार्ले जी, कौन सा बिस्कुट? पार्ले जी। ठीक है, अब पार्ले जी की बिस्कुट की मार्केट में एकदम डिमांड बढ़ गई। ठीक है, पार्ले जी की बिस्कुट को ही एकदम, सॉरी पार्ले जी नहीं लेते हैं, पार्ले जी नहीं लेते हैं, हम बोलते हैं कोई भी एक चीज़ ले लेते हैं, सपोज दैट कॉफ़ी की बात मानते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, है ना। आपने वो नहीं ना स्टारबक्स वाली, हाँ कभी पी नहीं लेकिन सुना नाम है वो, स्टार, मुझे स्पेलिंग भी नहीं पता, चलो स्टारबक्स बुक्स है, बक्स है, चलो स्टारबक्स कॉफ़ी है। चलो ये देखते हैं, इसके एग्जांपल से समझते हैं, है ना। ये एक स्टारबक्स कॉफ़ी है, जस्ट वेट, अरे चले देखें, एक स्टारबक्स कॉफ़ी है, आपको पता है ये कॉफ़ी का जो प्राइस है वो 750 रुपये है। क्या है?
₹700 है, प्राइस है इसका 700, ठीक है। आम आदमी तो नहीं पी सकता भाई, मिडिल क्लास वाला भी नहीं पी सकता। देखो सच बात तो ये, वो एक अलग बात है कि मिडिल क्लास वाला बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को पिला देगा, चाहे उसके दोस्तों से उधार लेना हो। चलिए जोक का पार्ट, ठीक है, पार्ट ऑफ जोक। चलें आगे करते हैं। देखें स्टारबक्स की कॉफ़ी है ₹700 की, ठीक है। अब मान के चलो इकोनॉमी में पैसा आ गया, इंडिया की इकोनॉमी है, क्या है, इंडिया की इकोनॉमी है, ठीक है। और इस मार्केट में, इंडिया मार्केट में पैसा आने लगा। पैसा आएगा कहाँ से? पैसा आएगा आपकी जितनी भी गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी है, यदि वो उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करती हैं, मार्केट में पैसा डालती हैं स्कीम्स के लिए, है ना। बैंक लोन दे रहा है आपको सस्ते रेट पर, सस्ते ब्याज दर पर आपको लोन दे रहा है, तो उससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा तो आपका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के लिए एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है, रोज़गार मिलेगा, लोगों की जेब में पैसा आएगा। जब लोगों की जेब में पैसा आएगा तो इट मीन्स इंडियन मार्केट में पैसा आ चुका है, लोगों की जेब में पैसा आया, लोगों की जेब में पैसा आने लगा। अब उन्होंने सोचा भाई नॉर्मल कॉफ़ी नहीं पीते, अब तो हम स्टारबक्स की कॉफ़ी पियेंगे। स्टारबक्स की कॉफ़ी को मैं SBC से डिनोट कर दूँगा, चलो मैं लिख दूँ SBC, ठीक है। स्टारबक्स कॉफ़ी पियेंगे। अब स्टारबक्स कॉफ़ी की जो डिमांड है भाई, इसकी जो डिमांड है वो बढ़ने लगी। जब डिमांड बढ़ने लगी, अब एकदम से डिमांड बढ़ी। कहाँ तो इसको पहले 10 लोग पीते थे भाई, मैक्सिमम मतलब 10% लोग ही इसको पीते थे, ठीक है। अब डिमांड बढ़ने लगी तो इसकी जो डिमांड बढ़ी वो होगी 50%। अब हमारे इंडिया की 50% आबादी स्टारबक्स की कॉफ़ी पीने लगी, लेकिन इसकी सप्लाई तो 10% के लायक ही थी भाई। ये जो सप्लाई कर रहा था अब तक, ये तो 10% के अकॉर्डिंग सप्लाई कर रहा था ना, तो सप्लाई तो कम थी इसकी। जब इसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, अब इसको भाई हर व्यापारी मुनाफा चाहता है, ठीक है। अब इसको 50% के अनुसार सप्लाई करनी है भाई। डिमांड 50% लोगों की है ना, अब तक तो 10% की सप्लाई कर रहा था, तो 50 में 10 गए कितने बजे? 40%, समझ रहे हो। तो ये 40% लोग ही हैं जिसको अभी ना सप्लाई, जिसको स्टारबक्स को सप्लाई करनी है, ठीक है। अब स्टारबक्स की जो कॉफ़ी है और जो उसकी कंपनी है, उसको 40% माल सप्लाई करना है। बना तो वो रहा था 10% लोगों के लिए, अब सप्लाई करना 40% लोगों के लिए। तो इसको क्या करना होगा? इसको प्रोडक्शन, इसको अपना क्या करना होगा बताओ? प्रोडक्शन जो है इसको अपना क्या करना होगा? वो बढ़ाना पड़ेगा। और जब प्रोडक्शन बढ़ाना होगा तो इसको बढ़ाने के लिए क्या चाहिए भाई? एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वर्कर चाहिए ना। क्या चाहिए भाई? वर्कर भी चाहिए इसको ज़्यादा। जब इसको वर्कर भी चाहिए प्लस इसको मटेरियल भी चाहिए भाई। अब तक तो मटेरियल जो है वो 10% लोगों के हिसाब से बन रहा था, अब 40% के हिसाब से बनाना है। मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए, कैपिटल चाहिए भाई इसको ज़्यादा, ठीक है। और ये व्यापारी है, कोई सेवा भाव तो है नहीं, तो इसको प्रॉफिट चाहिए भाई। जब इसको प्रॉफिट भी चाहिए, अब इसको जब ये सब इतना काम करेगा तो इसको भाई ऑब्वियसली सी बात है प्रॉफिट भी चाहिए अपना, ठीक है। प्रॉफिट भी चाहिए, और जब प्रॉफिट चाहिए तो ये सब मिला के क्या करेंगे? ये सब मिला के जो हमारी स्टारबक्स की कॉफ़ी है, जिसको हम स्टारबक्स की कॉफ़ी कहते हैं, उसके प्राइस को क्या कर देंगे? ये बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ा देंगे, समझ रहे हो नहीं? और बढ़े क्यों है प्राइस भाई? देखो सिंपल सी बात है कि स्टारबक्स की कॉफ़ी 10% लोगों को कॉफ़ी दे रही थी, डिमांड बढ़ गई क्योंकि लोगों की जेब में पैसा आने लगा। पैसा आया कहाँ से? पैसा आया है फिजिकल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और सस्ती दरों पर बैंकों द्वारा लोन दिया गया कस्टमर को। कस्टमर ने जब बैंकों से लोन लिया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा, अपनी कंपनियाँ खोली, प्रोडक्शन हुआ, लोगों को रोज़गार हुआ, लोगों की जेब में पैसा गया। लोगों की जेब में पैसा गया तो वे 10 रुपये की कॉफ़ी पियेंगे क्यों? अब तो वे महंगी कॉफ़ी पियेंगे क्योंकि उनकी जेब में बहुत पैसा आ चुका है। इससे पता चल रहा है कि इंडिया इकोनॉमी में जो पैसा है वो लिक्विडिटी बढ़ गई है। जब लिक्विडिटी बढ़ गई है, लोगों की जेब में पैसा आने लगा, स्टारबक्स की कॉफ़ी जहाँ पहले 10% लोग पीते थे, अब वहाँ 50% पी रहे हैं। लेकिन स्टारबक्स जो सप्लाई कर रहा है वो कर रहा है 10% के हिसाब से, क्योंकि अब तक तो 10 लोगों की डिमांड थी स्टारबक्स, लेकिन अब 50% की है। 10 का माल वो सप्लाई कर रहा था, अब 50 में से 10 का कर रहा था, बचा कितना? 40। अब उसको सप्लाई करना है 40%, तो उसको अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा, ठीक है। वर्कर भी रखने होंगे,
जहाँ पहले 10% कॉफ़ी सिर्फ 2 आदमी बना रहे थे, अब 40% के लिए उससे भाई साहब 8 आदमी चाहिए। उसको मटेरियल भी चाहिए, उसको कैपिटल भी चाहिए, और भाई व्यापारी उसको प्रॉफिट भी चाहिए। जिसको प्रॉफिट चाहिए तो वो क्यों अपनी कॉफ़ी का प्राइस क्यों ना बढ़ाए, ठीक है। जहाँ वो कॉफ़ी 700 रुपये में दे रहा था, अब वो कॉफ़ी प्राइस बढ़ा के कितने की कर देगा, वो 1000 रुपये की कर देगा। लो काम करें, 1000 रुपये का कर दिया, नहीं कर दिया। तो इट मीन्स जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है, तो क्या बढ़ेगा, प्राइस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब प्राइस ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ गए मेरी बात। यदि मार्केट में पैसा है तो भाई सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ने लगेगी। जब डिमांड बढ़ने लगेगी तो लोगों की सप्लाई हो जाएगी कम, ठीक है। मैं सिंपल लिख देता हूँ यहाँ से, डिमांड यदि ज़्यादा हुई और सप्लाई हुई कम तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सिंपल बात आ गई समझ में आप लोगों को, ठीक है। एक बात और ध्यान रखें आप लोग कि जब भी मनी सप्लाई ज़्यादा होती है मार्केट में, मनी सप्लाई ज़्यादा होगी मार्केट में, तो जो परचेसिंग पावर है करेंसी की, ठीक है, जो परचेसिंग पावर, जो खरीदने की क्षमता है करेंसी की, उसमें क्या आएगी, गिरावट आएगी, उसमें गिरावट आएगी, ठीक है। उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी। जो हमारी मनी है, यदि मनी सप्लाई ज़्यादा हुई मार्केट में तो हमारी मनी की, जो हमारी मनी है, ठीक है, जो हमारी करेंसी है, उसकी खरीदने की पावर कम हो जाएगी। अब आप कहोगे सर कैसे, देखो क्या होता है, मार्केट में पैसा आया, ठीक है, पैसा आया, इन्फ्लेशन हुआ, समझ रहे हो। जैसे आपने भी देखा होगा 5 रुपये का पहले पार्ले जी आता था, फिर आगे पार्ले जी बिस्कुट पे, अरे मेरा फेवरेट है भाई, इसलिए आता हूँ बार बार, समझो मेरी बात, है ना। अपन जैन जी नहीं है, सॉरी यदि किसी को बुरा लगा हो तो, ठीक है। अपन 1995 के हैं, अपने को पार्ले जी जमता है, ठीक है। चलिए समझाता हूँ। देखे पहले पार्ले जी 5 रुपये का आता था, ठीक है, और उसका इतना बड़ा पैकेट आता था, ठीक है। अब बिस्कुट तो अब भी 5 रुपये का ही है पार्ले जी, बट उसकी क्वांटिटी कम कर दी, तो क्या हुआ, प्राइस तो उतना ही है लेकिन हम सामान कम खरीद पाए। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, और इन्फ्लेशन कब बढ़ेगा, जब मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होगी, तो उस टाइम करेंसी की जो पावर है वो कम हो जाती है। हम ज़्यादा करेंसी ले जाकर कम सामान खरीदते हैं। भाई 5 रुपये का सब, पहले 5 रुपये का पार्ले जी बिस्कुट इतना बड़ा आ रहा था, ज़्यादा बिस्कुट आ रहे थे, कितने पीस आ रहे थे, 20 पीस आ रहे थे, ठीक है। अब हम 5 रुपये के बिस्कुट, आज भी हम 5 रुपये बिस्कुट खरीदते हैं, उसमें हमें मिलते हैं 8 पीस। देखो 12 पीस कम हो गए, नहीं हो गए, क्यों कम हो गई, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। समझ रहे हो मेरी बात। तो मैंने यहाँ 2 चीज़ आपको क्लियर कर दी हैं कि एक तो आपको मैंने डेफिनेशन बता दिया है इन्फ्लेशन का, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि डिमांड सप्लाई रूल कैसे काम कर रहा है इन्फ्लेशन पे। और ये डिमांड सप्लाई वाला रूल का जो डिफरेंस है वो किन्स ने दिया था, किसने दिया था, इकोनॉमिस्ट किन्स जो है उन्होंने डिफरेंस दिया था, समझ गए। जो डिमांड और सप्लाई का जो डिफरेंस है वो रिजल्ट जो डिफरेंस का रिजल्ट है वही इन्फ्लेशन को निर्धारित करता है, ठीक है, डिफाइन करता है। अब आपको मैंने सारे एग्जांपल से चीज़ समझा दी आप लोगों को। आई होप यहाँ से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया, और मैंने आपको ये बता दिया मनी सप्लाई दी जाती है मार्केट में तो करेंसी की जो परचेसिंग पावर है वो क्या हो जाएगी भाई लोगों, कम हो जाएगी, ठीक है। और थोड़ा टाइम दीजिए, मैं जो हेडिंग है इनको थोड़ा नीचे ले आता हूँ, है ना, 1 मिनट रुके। चलिए अब हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, और हाई इन्फ्लेशन इम्पोर्टेंट है
या कंट्रोल कंट्रोल इन्फ्लेशन इम्पोर्टेंट है, उस बारे में हम अब बात करेंगे। देखें, जो हमारी एक मिनट, जो हमारी कंट्रोल में बोल सकते हैं, जो कंट्रोल और लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड इन्फ्लेशन रेट है जो, वो हमारे लिए बेटर है। देखो, महंगाई होना भी ज़रूरी है, ज़्यादा महंगाई अच्छी नहीं होती। वो बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। तो वो ही सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन में भी वही रूल है कि भाई इन्फ्लेशन हाई अच्छा नहीं होता है। इन्फ्लेशन एक तो कंट्रोल हो और एक लिमिटेड हो, इन दो वे में हो तो इन्फ्लेशन अच्छा लगेगा, ठीक है। अब कहोगे सर कैसे? देखो, यदि कंट्रोल इन्फ्लेशन हुआ, हमने इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर रखा है, ठीक है, और लिमिटेड कर रखी है इन्फ्लेशन, ऐसे नहीं कि बिल्कुल हाई जा रही है, ठीक है, और लिमिटेड है, तो इससे क्या होगा, ये एक तो इकोनॉमी के लिए गुड फॉर इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। कहोगे सर इकोनॉमी के लिए अच्छा कैसे होगा? इकोनॉमी के लिए अच्छा ऐसे होगा, मैं रीज़न बता रहा हूँ। रीज़न देखिए, रीज़न ये है कि भाई थोड़ा, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी आपने देखा कि जब इन्फ्लेशन होता है तो वो प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा दे रहा है? प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहा है। हमने ये तो देखा ना, जब इन्फ्लेशन हुआ, और इन्फ्लेशन होगा तो जब तो डिमांड होगी ना। जब मार्केट में पैसा नहीं होगा तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, लोग डिमांड नहीं करेंगे तो लोगों तक सप्लाई नहीं जाएगी। कम से कम इतना तो इन्फ्लेशन होना चाहिए कि लोग डिमांड कर सकें, ठीक है, और हम उनकी डिमांड को पूरी करने के लिए प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। चलिए कैसे, देखो, कंट्रोल और लिमिटेड इन्फ्लेशन जो है वो गुड फॉर इकोनॉमी होता है। उसका रीज़न है ये, क्योंकि ये जो प्रोड्यूसर है, जो माल बना रहा है, उसको इनक्रेज करता है। क्योंकि यदि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होगा तो डिमांड भी थोड़ी बहुत बनी रहेगी मार्केट में, ठीक है, तो इनक्रेज करता है, ठीक है, प्रोड्यूसर को, जो माल बना रहा है उसको मोटिवेट करता है, सिंपल बात, ठीक है। जब वो इनक्रेज करेगा तो क्या होगा? हाई प्रोडक्शन होगा, डिमांड है, ठीक है, हाई प्रोडक्शन होगा। जब हाई प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट होगा। भाई एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट होगा ना, ठीक है। वो स्टारबक्स वाला कॉफ़ी का भाई उसको लेबर भी चाहिए, ठीक है, लेबर चाहिए भाई। 40% लोगों को लिए स्टारबक्स से कॉफ़ी बनानी है, तो अब उसको प्रोडक्शन भी करना है स्टारबक्स वाले को, और प्रोडक्शन करना है तो उसको भाई लेबर भी चाहिए, तो मतलब हाई एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए ये होता है, इसीलिए अच्छी होती है कंट्रोल एंड लिमिटेड इन्फ्लेशन। यदि डिमांड ही नहीं होगी तो लोग चीज़ें बनाएंगे क्यों, ठीक है। आपको यदि एडिडास का जूता ही पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, या आपकी क्वालिटी अच्छी है ही नहीं, और ना लोगों की जेब में पैसा है, तो वो डिमांड करेंगे क्यों? यदि उनकी जेब में पैसा होगा और आपकी क्वालिटी अच्छी भी होगी ना, तो आपके माल की डिमांड होगी। अगले को पता है हमारी जेब में पैसा नहीं है तो हम क्यों डिमांड करेंगे। और जब डिमांड नहीं होगी तो आप सप्लाई भी नहीं करोगे, किसे सप्लाई करोगे? समझ रहे हो? दान में दोगे नहीं आप लोग, ठीक है। तो यही वही बात है कि कंट्रोल और लिमिटेड इन्फ्लेशन अच्छा होता है एक इकोनॉमी के लिए, और क्योंकि वो जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, उसको इनक्रेज करता है एक हाई प्रोडक्शन करने के लिए। जब हाई प्रोडक्शन होगा तो एक एम्प्लॉयमेंट होगा, अब वो हाई हो चाहे नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी होता है हमारा इन्फ्लेशन होना एक कंट्रोल और लिमिटेड वे में, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं इन्फ्लेशन के टाइप। देखें, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में देखेंगे हम 3 टाइप के इन्फ्लेशन देखेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं, लेक्चर पसंद तो आ रहा है ना आप लोगों को? आ रहा है तो कमेंट में बताइए प्लीज़। इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, हिंदी में बोले तो रेंगती हुई
मुद्रास्फीति। ठीक है, देखो रेंगने का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि एक तो कंट्रोल वे में है। ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा देखो रेंगती हुई, नाम से ही पता चल रहा है रेंगती हुई। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, नाम से ही पता चल रहा है ये काफ़ी कंट्रोल है और काफ़ी लिमिटेड इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, समझ रहे हो। तो इनकी स्पेशलाइजेशन क्या होती है, एक तो ये होती हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल है, पॉजिटिव रिव्यू देती है, माइंड में पॉजिटिव है। ठीक है, फ़ायदा देंगे। दूसरा, ये जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, ठीक है, अब देख लो आप किसी की कंट्रोल वे में है ना, किसी की कंट्रोल और लिमिटेड वे में जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी, उस कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, जब बहुत अच्छी होगी तो वो इसलिए इस चीज़ को फॉलो कर पा रहे हैं, कंट्रोल लिमिटेड इन्फ्लेशन को। ठीक है, और वहीं बनेगी क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फ़ायदेमंद होती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, पहली बात। दूसरी बात, ये किस देश में होती हैं, ये पाई जाती है जो डेवलप्ड कंट्री है, लाइक यूएसए, जापान, ये यहाँ पर मिलेंगी आपके। ये टाइप जो मिलेगा वो डेवलप्ड कंट्री में मिलेगा, जैसे जापान, एग्जांपल में लिख देता हूँ, जापान, यूएसए, ठीक है, फ्रांस, इटली, अदर कंट्री हमें उसमें जो डेवलप कंट्री है उनमें मिलेगा। ठीक है, और क्रीपिंग इन्फ्लेशन में जो होती है ना, वो यहाँ मिनिमम इन्फ्लेशन रेट मिलेगा। कैसे मिलेगा, इन्फ्लेशन मतलब पॉइंटों में मिलेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, पॉइंटों में मिलेगा, या कह सकते हो कि 1 डिजिट का रहेगा। ठीक है, जैसे 1%, 2% या 1.5% या आधा %, इस हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहलाती है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन सिंपल सी बात है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि ये दिखाती है कंट्रोल लिमिटेड इन्फ्लेशन को। ठीक है, और कंट्रोल लिमिटेड इन्फ्लेशन आप समझ गए हैं ऊपर वाले डायग्राम से कि किस तरह हमको बेनिफिट देता है। दूसरी बात है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पॉजिटिव रोल निभाती है। तीसरी बात है कि ये मिनिमम इन्फ्लेशन रेट होती है, हाई नहीं होती है। ठीक है, और इनमें ये पाई जाती है डेवलप्ड कंट्री में लाइक यूएसए, जापान, फ्रांस, इस साइड मिलेगी आपको। ठीक है, इन्फ्लेशन का दूसरा टाइप देख लेते हैं, ये फर्स्ट टाइप है। ठीक है, सेकंड टाइप देखते हैं। जस्ट अ वेट। सेकंड टाइम में आती है हमारी, ये रेंगती हुई है। रेंगने के बाद आदमी क्या सीखता है, चलना सीखे। कोई बच्चा है वो शुरू में रेंगता है, फिर वो चलना सीखता है। तो इसके बाद आती है वॉकिंग इन्फ्लेशन, इसको बोलते हैं। हाँ, तो हिंदी में ही समझ जाओगे इसको, चलती हुई मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका इन्फ्लेशन रेट है, जो मुद्रास्फीति दर है, ये 1 डिजिट में होती है। यहाँ मैंने बताया, मैं इन्फ्लेशन जो रेट है मिनिमम होती है, कम से कम होती है यहाँ पे। ठीक है, ये 1 डिजिट में होती है। वॉकिंग इन्फ्लेशन जो है वो 1 डिजिट में होती है, बट ध्यान रखना, ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन से ज़्यादा होती है। क्या, इन्फ्लेशन से ज़्यादा। क्रीपिंग मतलब ये रेंगती हुई मुद्रास्फीति जितनी होगी ना, मान लो ये 1% है, मिनिमम इन्फ्लेशन रेट मान लिया क्रीपिंग का वो 1% है, तो वहीं वॉकिंग इन्फ्लेशन जो है वो उसका जो रेट है वो 1% से ज़्यादा होगा। ये मान के 2%, 3%, मतलब इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, वॉकिंग इन्फ्लेशन क्रीपिंग से ज़्यादा होगा। ठीक है,
ये वॉकिंग इन्फ्लेशन है वो देखने को मिलती है डेवलपिंग कंट्री में, जैसे हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्री में, ठीक है। हमारा इन्फ्लेशन रेट क्या है अभी आपको पता हो तो 4 ± 2%, ठीक है। ये एक हमारे यहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी ने इन्फ्लेशन रेट रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इस बारे में बाद में। डेवलपिंग कंट्री मैंने बता दिया आपको, ठीक है। वॉक इन्फ्लेशन जो है वो डेवलपिंग कंट्री में होता है और ये इम्पोर्टेंट भी होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिमांड ज़्यादा होगी, हमारे कंट्री में डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी, और सप्लाई ज़्यादा करने के लिए प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है, रॉ मटेरियल चाहिए। तो इस तरह फ़ायदेमंद चीज़ है ये, इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमी डेवलपमेंट, ठीक है। तो वॉकिंग इन्फ्लेशन मैंने बता दिया आपको, ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन से ज़्यादा होती है और डेवलपिंग कंट्री में पाई जाती है। 3rd नंबर पे आता है आपका रनिंग इन्फ्लेशन। देखो कितनी अच्छी अच्छी टर्म है, पहले रेंगना सीखा, फिर चलना, अब दौड़ना, ठीक है। अब नाम से पता चल गया है कि ये रनिंग इन्फ्लेशन है, मतलब इन्फ्लेशन जो रेट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होगा। तो इसमें जो हमारी इन्फ्लेशन रेट होती है ना वो हमको मिलती है 2 डिजिट में, 2 नंबर की डिजिट में आती है, ठीक है। ये तो 1 डिजिट थी, ये 2 डिजिट में, लाइक 10%, 11%, 12%, इस हिसाब से, ठीक है। और ये बहुत ही ख़तरनाक होती है किसी भी इकोनॉमी डेवलपमेंट में। इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए ये एक बाधा है, बाधा मतलब रुकावट, जिसको बोलते हैं बैरियर है, बैरियर का काम करती है रनिंग इन्फ्लेशन। तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आती है आपकी गैलोपिंग, ग्लोपिंग मतलब कूदना। अब तक तो दौड़ रहा था, कूद भी रहा है, ठीक है। ग्लोपिंग कूदती हुई मुद्रास्फीति, ठीक है। इसका भी इन्फ्लेशन रेट जो है वो 2 डिजिट है, क्या है, 2 डिजिट है, ठीक है। और ये तो बैरियर है, रुकावट है, ये तो वार्निंग है। गैलोपिंग रेट जो होगी वो ज़्यादा होगी रनिंग इन्फ्लेशन रेट से, ठीक है। वार्निंग फॉर इकोनॉमी, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन जो रेट है वो ज़्यादा होगी रनिंग इन्फ्लेशन रेट से, ठीक है, ध्यान रखना, समझ गए। और मैंने बता दिया ये वार्निंग है कि इकोनॉमी के लिए। लास्ट है हाइपर। अब नाम से पता चलो हाइपर होना, एकदम से मतलब बहुत मैक्सिमम लेवल को टच करना। हाइपर इन्फ्लेशन, इस टाइप में क्या होता है, जो ये टाइप है इसमें जो है इन्फ्लेशन जो रेट है वो मैक्सिमम होती है, बहुत हाई हो जाती है, 3 में 4 वर्ड्स में 3 वर्ड्स में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें जो मनी की वैल्यू है या जो हमारी करेंसी की वैल्यू है वो धड़ाम जैसी बहुत नीचे आगे गिरती है, ठीक है। जब ऐसी चीज़ें हो रही है, भाई महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, मनी वैल्यू नहीं रही है, तो आपको क्या लगता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। करेंसी पर जो करेंसी है, ठीक है, उस पर से लोगों का ट्रस्ट जो है वो गिर जाता है। जब ट्रस्ट गिर जाएगा करेंसी पे से, तो फिर लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे? वो इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड पर। गोल्ड स्टोरेज जो है वो उस पर बढ़ जाता है, ठीक है। ये होती है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या मैंने बताया, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई जाता है, बहुत हाई, मतलब ये लास्ट स्टेज है, ठीक है। मनी वैल्यू गिर जाती है,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट ख़त्म हो जाता है, करेंसी पर जो ट्रस्ट है लोगों का वो टूट जाता है, तो इसलिए लोग गोल्ड स्टोरेज में, जिसको हम बोलते हैं सोने का भंडार, उसमें बढ़ोतरी करने लगते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा, हमने टाइप्स देख लिए। ठीक है, 4 पॉइंट देखते हैं जिसको बोलते हैं हम इफ़ेक्ट, कि इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। चलिए, देखो इन्फ्लेशन का जो इफ़ेक्ट है, इन्फ्लेशन का जो इफ़ेक्ट है वो किन किन पर देखने को मिलेगा, और किन पर पॉजिटिव दिखेगा और किन पर निगेटिव दिखेगा। इस पॉइंट में हम वो चीज़ें कवर करेंगे। देखो, जो कंज्यूमर है, जैसे आप और हम जो लोग चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, उनका तो लॉस है, क्योंकि उनको तो महंगी चीज़ें मिल रही हैं। भाई डिमांड बढ़ेगी तो सीधी सी बात है सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ाने के लिए प्राइस तो बढ़ाना पड़ेगा वस्तुओं का। ठीक है, तो हमें क्या हुआ, हमें लॉस हुआ। लॉस कैसे हुआ, मैंने अभी पार्ले जी का एग्जांपल बताया था ना। 5 रुपये में पार्ले जी पहले 20 पीस आते थे बिस्कुट के। आज भी पार्ले जी के 5 रुपये का तो मिल रहा है, बट मिल कितना रहा है, 8 पीस। तो हम कितने के घाटे में हैं, 12 का लॉस। समझ रहे हो नहीं। जहाँ पहले सिर्फ एक पार्ले जी 2-3 आदमियों के लिए बढ़िया था, 3 आदमियों के लिए, अब वो पार्ले सिर्फ 2 आदमी एक के लिए ले गया। तो लॉस किसे हुआ, कंज्यूमर को ही तो हुआ। पार्ले जी खा कौन रहा है, कंज्यूमर ही तो खा रहा है ना, हो गया लॉस उसको। सिंपल सी बात है। लॉस क्यों हुआ, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया। समझ रहे हो बात। तो कंज्यूमर को इन्फ्लेशन का लॉस झेलना पड़ सकता है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, जो प्रोड्यूसर मतलब जो चीज़ें बना रहा है, जो पार्ले जी की कंपनी का जो मालिक है, उसको तो प्रॉफिट ही है भाई, उसको तो प्रॉफिट है, क्योंकि उसके तो सामान की डिमांड होने लगी है। ठीक है, उसने तो अपना पार्ले जी का प्राइस तो वही रखा, क्वांटिटी कम कर दी। समझ रहे हो। या किसी आदमी ने प्राइस बढ़ा दिया, क्या पता आने वाले टाइम में पार्ले जी 5 रुपये का बंद हो जाए, सीधा 10 रुपये का मिले। तो प्रोड्यूसर को क्या हो रहा है, इसको तो प्रॉफिट हो रहा है ना। प्रोड्यूसर को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं एम्प्लॉयमेंट। मैंने क्या बताया, मैंने अभी स्टारबक्स वाला आपको स्टोरी बताया था ना, कि भाई पहले वो 10 लोगों को कॉफ़ी पिला रहा था, उसको 40 लोगों को पिलानी है, तो उसको अपने यहाँ रोज़ वो एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे। तो जब एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट पॉजिटिव पॉइंट में रहेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा भाई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इन्फ्लेशन होगा तो, क्योंकि इन्फ्लेशन है तो डिमांड है तो सप्लाई है तो रोज़गार है। सिंपल बात। ठीक है, चौथे पॉइंट में, जो फिक्स्ड सैलरी वाले पर्सन है, मान लो भाई आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपको तो महंगाई भत्ता मिल जाएगा, लेकिन जो प्राइवेट एम्प्लॉय है उसको नहीं मिलेगा तो बहुत टाइम बाद मिलेगा, क्या पता ना भी मिले। ठीक है, जो फिक्स सैलरी वाला पर्सन है ना, या कोई व्यापारी है भाई, वो भी प्रॉफिट में रहेगा व्यापारी तो। बट जो फिक्स सैलरी वाला पर्सन है, जिसको पता है भाई मेरी तनख्वाह 10,000 रुपये पर मंथ है। ठीक है, अब महंगाई देर, चाहे पार्ले जी 100 का हो जाओ, चाहे स्टारबक्स 2,000 का हो जाओ। ठीक है, वो पहले बेचारा 1-2 रुपये का पाउच ला के, 10 रुपये की दूध की थैली ला के अपना चाय कॉफ़ी बना लेता 10,000 की सैलरी में। अब भाई इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया, 10 की थैली अब 20 की होगी। वो तो बेचारा सोचेगा अरे ऐसा है भाई, 2 रुपये का पाउच लो और काले पानी में डाल दो, पानी में डाल दो, ब्लैक कॉफ़ी पी लो अपनी, छुट्टी। ठीक है, तो उसको क्या हुआ, उसको तो नुकसान हुआ ना, उसको नुकसान हुआ। ठीक है, फिक्स सैलरी वाले पर्सन को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो लॉस का सामना कर रहा है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। मान लो कोई एक आदमी है, पहले वो उसकी 10,000 की सैलरी थी, वो अपनी सेविंग पे से ट्रिप पे गोवा गया, उसने देखा कि भाई मेरी सैलरी में से 5 मुझे काट पीट के 2,000 रुपये की सेविंग बच रही है, 2,000 रुपये में उन्होंने टिकट कराया, फ्लाइट पे चला गया। ठीक है, उसका अगले साल फिर प्लान बना, सैलरी उसकी अब भी 10,000 है, टिकट हो गई 4,000 की। ठीक है, तो वो बेचारा सोचेगा यार 2,000 का मुझे घाटा हो रहा है, तो उसको घाटा ही तो हो रहा है ना। फिक्स सैलरी वाले को क्या हो गया, घाटा हो गया। ठीक है,
पांचवा, जिसने उधार लिया, बोरोवर, जिसने उधार लिया वो फ़ायदे में, वो प्रॉफिट में है। आप कहोगे सर प्रॉफिट में कैसे? सपोज दैट आपने 2025 के जैन में 10% पे उधार लिया, कितने पे? 10% पे, और लिया आपने एक साल के लिए, 2026 तक लिया आपने एक साल के लिए, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, महंगाई इधर बढ़ती गई, इन्फ्लेशन जो रेट है वो बढ़ गया, वो बढ़ता जा रहा है। बट आपको तो जो आपने उधार लिया है उसका तो आपको 10% ही देना है। ये थोड़ी ना कह देगा उधार करता कि नहीं अब भाई महंगाई बढ़ गई, हम तेरा इस पर ब्याज दर बढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। आपने एक साल के लिए लिए 10% भी लिए तो आप 10% भी दोगे उसे, जो आपने उधार लिया है उसका ब्याज आप 10% ही दोगे, चाहे महंगाई कितनी बढ़ जाए, ठीक है। तो बोरोवर को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। लेकिन जो उधार दे रहा है लैंडर जो है हमारा, जो उधार देने वाला है, वो तो नुकसान में हो गया, क्योंकि वो तो 10% रेट को महंगाई के साथ बढ़ा ही नहीं सकता जिस रेट पे उसने लोगों को उधार दिया है, ठीक है। वो तो महंगाई के साथ रेट भी नहीं बढ़ा सकता। तो जो हमारे लैंडर हो गए, ठीक है, उनको क्या हुआ है? लॉस हो गया है, नुकसान हो गया है, ठीक है। तो ये इफ़ेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का, और किस किस पर पड़ता है मैंने बता दिया। एक और देख लेते हैं, एक दो पॉइंट। एक्सपोर्ट को देख लेते हैं। किसको देखते हैं हम? एक्सपोर्ट को देखते हैं। आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन, आप देखो सीधी सी बात है, आपके यहाँ अब इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया है। इन्फ्लेशन बढ़ा है तो आप सप्लाई करोगे किसी चीज़ का, तो प्रोडक्शन कॉस्ट, जैसे मैं स्टारबक्स की बात बताई, मान लो स्टारबक्स इंडिया की कंपनी है, किसके? मान लो इंडिया की कंपनी, ठीक है। तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा। अब प्रोडक्शन कॉस्ट तो बढ़ गया भाई, ठीक है भाई, हमने मान लिया प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है। क्या वो बाहर वाले लोग लेंगे? बताओ, नहीं लेंगे, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करोगे। जब आप यहाँ स्टारबक्स की डिमांड बढ़ने पे वो 1000 रुपये की हो गई, इंडिया की कंपनी मान के चलो 1000 रुपये उसके हो गए इन्फ्लेशन बढ़ने पर, ठीक है। तो बाहर विदेशी वाले क्यों लेंगे 1000 रुपये में? वे अपने कुछ सब्स्टिट्यूशन ढूंढ लेंगे, अपनी कंट्री में कुछ और देख लेंगे इससे सस्ता, है ना। इस पे आप एक्सपोर्ट करोगे तो वही एक्सपोर्ट का टैरिफ भी लगेगा, उधर इंपोर्ट का टैरिफ लगेगा, जो जिन लोगों तक जाएगा, ठीक है, उनको ये चीज़ें महंगी पड़ेगी, तो वे तो नहीं लेंगे इस चीज़ को। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक्सपोर्ट क्या हो गया? घट गया, सिंपल सी बात है। समझ रहे हो? वो कुछ और देखेंगे, वे आपके देश की ही कुछ चीज़ें लेंगे महंगी, अपने देश में कुछ और देख लेंगे, कह रहे हैं यार ठीक है स्टारबक्स महंगी हो रही है, एक काम करो चाइना वाले की आज भी कॉफ़ी है यंग टू करके, वो सस्ती है, वो ले लेते हैं, टेस्ट सेम है। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो आपकी क्यों पियेंगे? फिर सस्ती पियेंगे, दूसरे देश की पी लेंगे। समझ? तो एक्सपोर्ट क्या हो गया? एक्सपोर्ट को लॉस होता है। 8वें पॉइंट पे देखते हैं इंपोर्ट। जब हम इंपोर्ट देखते हैं तो इंपोर्ट हमारा क्या होता है? हाई हो जाता है। हाई कैसे हो गया? अब मैं बता रहा हूँ। सपोज दैट हमारे यहाँ जो कले से बने, सपोज दैट हमारे यहाँ एलईडी लाइट है, एलईडी लाइट है, ठीक है, ये हमारी कंट्री है, ठीक है, ये चाइना से इंपोर्ट करी, कितने में करी? यहाँ चाइना से इंपोर्ट हो रही है इंडिया में 10 रुपये की 1 एलईडी लाइट, ठीक है, 1 एलईडी लाइट जो है 10 रुपये की इंपोर्ट हो रही है। और हमारी कंट्री में जो एलईडी बन रही है, जो हमारी कंपनी में एलईडी बल्ब या लाइट बन रहा है, उसका प्राइस है 20 रुपये। तो भाई क्यों 20 रुपये हुआ? क्योंकि यहाँ इधर इन्फ्लेशन जो है वो हाई हो रहा है, इन्फ्लेशन यहाँ हाई हो रहा है, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा आ रहा है, ठीक है। इधर लोग 20 रुपये हो गया, तो अब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे भाई ऐसा है, इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई हो रही है, एलईडी लाइट 20 रुपये की यहाँ से भी मिल रही है और यहाँ से भी मिल रही है। आदमी तो भाई बचाने की सोचेगा ना, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इन्होंने सोचा भाई ऐसा है, चाइना की लाइट खरीद लो। हम चाइना की लाइट खरीदेंगे, जब सेम लाइट दे रही है, सेम वाट में है, तो हम 10 रुपये की लेंगे, 20 की लेंगे क्यों? जो 10 रुपये बचे हो गए और इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। तो नुकसान किसका हुआ? हमारी कंट्री का हुआ। बढ़ावा किसको मिला? अदर कंट्री को मिला। तो इसका मतलब इन्फ्लेशन यदि ज़्यादा हो जाता है तो इंपोर्ट को प्रॉफिट होता है और एक्सपोर्ट को नुकसान होता है, ठीक। चले यहाँ पे हमने
इफ़ेक्ट देख लिया कि इफ़ेक्ट कैसे पड़ रहे हैं, ठीक है, और किस किस पर इफ़ेक्ट हो रहा है, मैं ये भी कवर कर लिया। अब देखते हैं हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जस्ट वेट। आइए देखते हैं कंट्रोल कैसे करें इन्फ्लेशन को। देखो, यदि आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, यदि मॉनेटरी पॉलिसी आपको समझना है ना, मॉनेटरी पॉलिसी का आपको समझना है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी आपको समझना है तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 8 से स्टार्टिंग करें। 8, 9 या 10 में आपको मिल जाएगा, वहाँ को आपको सही से समझ में आएगा। सपोज दैट, मान के चलें आरबीआई है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, और एक डिसीज़न लेती है, ठीक है, एक डिसीज़न लेती है कि ऐसे एक काम करते हैं यार, हम ना लिक्विडिटी को कम कर देते हैं। मार्केट में बहुत लिक्विडिटी है, क्योंकि लिक्विडिटी है, कैश मार्केट में ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी। जब कैश ही नहीं होगा मार्केट में, लोगों की जेब में पैसा ही नहीं होने का, तो डिमांड कहाँ से करोगे। अच्छा, डिमांड नहीं होने की तो सप्लाई भी नहीं होने की, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आरबीआई उस टाइम मार्केट से देखो, लिक्विडिटी को, ये इकोनॉमी है, क्या है इकोनॉमी, यहाँ लिक्विडिटी बहुत है, लिक्विडिटी हाई है। अब इसको कम करना है, इसको कम करना है, लिक्विडिटी को कम करना है, कम करना है। तो इसके लिए आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई किस पॉलिसी को यूज़ करेगा, आरबीआई यूज़ करेगा कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की। किसकी, कॉन्ट्रैक्शनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ये मैंने आपको समझाया हुआ है लेक्चर नंबर 9 या 10 में, जाके देख लेना, ठीक है। इसमें होगा क्या, इस पॉलिसी में क्या किया जाता है, इस पॉलिसी में किया जाता है लिक्विडिटी को कम किया जाता है, मार्केट से पैसा उठा लिया जाता है। क्या उठा लिया जाता है, आरबीआई मार्केट से, इंडियन इकोनॉमी से पैसा खींच लेता है, ठीक है। जब खींच लेगा तो क्या होगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड जब कंट्रोल में आ जाएगी या कम हो जाएगी, ठीक है, डिमांड जब कंट्रोल में आ जाएगी तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो सप्लाई है वो कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है, और इस चीज़ से आपका इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो लिक्विडिटी, डिमांड कंट्रोल हुई, डिमांड कंट्रोल हुई तो इन्फ्लेशन क्या हुआ, इन्फ्लेशन या तो कम होगा या कंट्रोल होगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, फिर मैं बोल रहा हूँ, हर चीज़ को सीरीज वाइज से देखें, सीरियल वाइज से देखें, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। यदि नहीं पता है, बीच में से आप मेरे लेक्चर देख रहे हैं, तो प्लीज़ जाइए लेक्चर नंबर 8 या 9, 10 में, वहाँ आपको ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी मिल जाएगी, उसको जाके देखें, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या करता है आरबीआई, मैं एक बार नॉर्मल बता देता हूँ। इस पॉलिसी में आरबीआई क्या करता है, इस पॉलिसी में आरबीआई हमारा जो हमारी रेपो रेट है या सीआरआर है या एसएलआर है, उनमें क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। समझ गए मेरी बात, समझ गए मेरी बात, ठीक है। उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। ये तो आरबीआई करेगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की क्या करेगी, वो फिजिकल, गवर्नमेंट जो है फिजिकल पॉलिसी को अपनाएगी, ठीक है। अब फिजिकल पॉलिसी में कैसी, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है ना हमारी गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा, ठीक है, उसको कम कर देगी। जब वो एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है, मतलब राजकोषीय घाटा, वो क्या होगा, वो कंट्रोल में आ जाएगा। जब वो कंट्रोल में आ जाएगा
तो जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो कम होगी, और जब वो कम होगी तो सिंपल सी बात है डिमांड भी क्या होगी लोगों की, कम होगी। ठीक है, आपको मान लो एक पब्लिक एक्सपेंडिचर मान लो किसी चीज़ पर आपको सब्सिडी दी जाती है, यदि सब्सिडी हटा दी जाए क्या वो चीज़ खरीद लोगे? नहीं खरीदोगे। सब्सिडी हट गई तो डेफिसिट कंट्रोल हो गया, क्योंकि पैसा तो राजकोष के घाटे में से, राजकोष से में से जा रहा था ना, गवर्नमेंट के फिजिकल से ही जा रहा था। ठीक है, तो डेफिसिट भी कंट्रोल हो गया। डेफिसिट कंट्रोल हो गया तो मार्केट के लिए अब पैसा जा नहीं रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दिया, तो मार्केट में पैसा जाएगा कहाँ? जब जाएगा नहीं तो डिमांड कम हो जाएगी। तो इस तरह गवर्नमेंट और आरबीआई अपना रोल निभाते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। ठीक है, आज के लिए हम इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और प्लीज़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है, मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। हम आगे मेंस भी चलाने वाले हैं, और आई होप आपको जल्द ही इकोनॉमी के करंट से रिलेटेड वीडियो एवरीडे पे जो टॉपिक होते हैं करंट के इकोनॉमी के, उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड हम करवाएंगे। ठीक है, और चलिए कल हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ द प्राइस इंडेक्स। ठीक है, प्राइस इंडेक्स मेथड देखेंगे, उसमें CPI, WPI, PPI कवर करेंगे, स्टैगफ्लेशन देखेंगे और फिलीपींस कवर देखेंगे। ठीक है, फिलिप्स कवर देखेंगे, कर्व देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार।